नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। सामान्य दिनों की तरह शुक्रवार 24 जून 2022 को इंदौर महानगर के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में चहल पहल बनी हुई थी। पुलिसकर्मी दोपहर बाद के अपने रूटीन वाले काम निपटाने में व्यस्त थे। साथ ही उनके द्वारा कुछ अचानक आए काम भी निपटाए जा रहे थे। दिन में करीब 3 बजे का समय रहा होगा। वहीं पास में स्थित पुलिस आयुक्त परिसर में गोली चलने की आवाज आई। सभी पुलिसकर्मी चौंक गए। कुछ सेकंड में ही एक और गोली चलने की आवाज सुनकर सभी दोबारा चौंके। अब वे अलर्ट हो गए थे और तुरंत उस ओर भागे जिधर से गोलियां चलने की आवाज आई थी। पुलिस आयुक्त के कमरे के ठीक बाहर बरामदे का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। पुलिस कंट्रोल रूम में ही काम करने वाली एएसआई रंजना खांडे जमीन पर अचेत पड़ी थी। उसके सिर के नीचे से खून बह रहा था। कुछ दूरी पर ही भोपाल श्यामला हिल्स थाने के टीआई हकाम सिंह पवार भी अचेत अवस्था में करवट लिए गिरे हुए थे। खून उनकी कनपट्टी से तेजी से निकल रहा था। उन्हें देखकर कहा जा सकता था कि दोनों पर किसी ने गोलियां चलाई है, किंतु वहां किसी तीसरे के होने का जरा भी अंदाजा नहीं था। हाँ, टीआई के पैरों के पास उनकी सर्विस रिवॉल्वर जरूर पड़ी थी। एक महिला सिपाही ने रंजना खांडे के शरीर को झकझोरा तो वो उठकर बैठ गई। उसे गोली छूती हुई निकल गई थी। वो जख्मी थी। उसकी गर्दन के बगल से खून बह रहा था। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि टीआई के शरीर को झकझोरने पर भी उसमें कोई हरकत नहीं हुई। उनकी सांसें बंद हो चुकी थी। रंजना के साथ टीआई को भी अस्पताल ले जाया गया। गोली चलने की इस वारदात की सूचना पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र को भी मिल गई। वो भी भागे भागे घटना स्थल पर पहुंच गए। तब तक की हुई जांच के अनुसार सभी को पता चल चुका था कि टीआई हाकम सिंह की मृत्यु हो चुकी है। सभी को ये पता था कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। मरने से पहले टीआई ने ही एएसआई रंजना खांडे पर गोली चलाई थी। इसके बाद उन्होंने अपने साथ भी वही किया था। रंजना खांडे की गर्दन को छूती हुई गोली निकल गई थी। गर्दन पर खरोच भर लगी थी, किंतु वो वही धड़ाम से गिर पड़ी थी। रंजना के गिरने पर टीआई ने उसे मरा समझ लिया था, परंतु ऐसा हुआ नहीं था। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई कि रंजना ने टीआई पवार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जबकि पवार रंजना पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा चुके थे। इसे दोनों जल्द से जल्द निपटा लेना चाहते थे। इस सिलसिले में उनकी कई बैठकें भी हो चुकी थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। टीआई पवार तनाव में चल रहे थे। इस कारण 21 जून को बीमारी का हवाला देकर छुट्टी पर इंदौर चले गए थे। उन्हें घटना के दिन रंजना ने 24 जून को मामला निपटाने के लिए दिन में 1:30 बजे कॉफी हाउस बुलाया था, जबकि रंजना खुद अपने भाई कमलेश खांडे के साथ 10 मिनट देरी से पहुंची थी। उनके बीच काफी समय तक बातचीत होती रही। उसे बातचीत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे एक दूसरे से बहस कर रहे थे, जो आधे घंटे बीत जाने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे दोनों 2:15 बजे कॉफी हाउस से बाहर निकल आए थे। पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास रीगल थिएटर है, उसी के सामने कॉफी हाउस बना हुआ है। ये केवल पुलिस वालों के लिए ही है। बाहर निकलने पर भी दोनों में बहस होती रही। बताते हैं कि वे काफी तैश में थे। बहस करीब 40 मिनट तक चलती रही। इसी सिलसिले में ये बात भी सामने आई कि रंजना टीआई को ब्लैकमेल करके 50 लाख रुपए वसूल कर चुकी थी। वो उसका इकलौता शिकार नहीं थे, बल्कि पहले भी 3 पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर उनसे लाखों रुपए वसूल कर चुकी थी। रंजना खांडे मूल रूप से खरगोन के धामनोद की रहने वाली थी। उसके बाद ही करीब 3 बजे पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर गोलियां चली थी। टीआई पवार इस वारदात को लेकर घर से ही पूरा मन बनाकर आए थे। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी तक से आक्रोश जता चुके थे। उन्होंने कहा था कि गोविंद जायसवाल से पैसे लेकर ही लौटेंगे। कपड़ा व्यापारी गोविंद को उन्होंने 25 लाख रुपए दिए थे, जो लौटाने में आनाकानी कर रहा था। 58 साल के हाकम सिंह पवार की नियुक्ति इसी साल 6 फरवरी को भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में हुई थी। इससे पहले वो गौतमपुर राजगढ़ में पदस्थापित रह चुके थे। उनका निवास स्थान वटलापुर इलाके में था। वहां उन्होंने एक फ्लैट किराए पर ले रखा था, लेकिन रहने वाले मूलतः उज्जैन जिले के तराना कस्बे के थे। वो भोपाल में अकेले रहते थे।
मध्य प्रदेश पुलिस में वो सन 1988 में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे। बताया जाता है कि उन्होंने 5 शादियां कर रखी थी। पहली शादी उन्होंने लीलावती उर्फ वंदना से की थी। बताया जाता है कि दूसरी शादी उन्होंने सीहोर की रहने वाली सरस्वती से की। गौतमपुरा में पोस्टिंग के दौरान उनकी मुलाकात रेशमा से हुई, जो मूल रूप से इंदौर की पुरामत कॉलोनी की रहने वाली थी। वो उनकी तीसरी पत्नी बनी। मजीद शेख की बेटी रेशमा ने टीआई हाकिम सिंह पवार पर अपना इस तरह प्रभाव जमा लिया था कि वो उनसे जब चाहे तब पैसे अड़ती रहती थी। चौथी प्रेमिका के रूप में रंजना खांडे उनके जीवन में आई। पुलिस इन सब की जांच कर रही है। जांच में पता चला कि सन 2012 में मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती हुई रंजना धार जिले के कस्बा धामनोद की रहने वाली थी और मौजूदा समय में इंदौर की सिलिकॉन सिटी में रह रही थी। उसकी पवार से अक्सर मुलाकात महेश्वर थाने में होती थी। वो महेश्वर थाने पर पवार से मिलने के लिए 12 किलोमीटर की दूरी तय कर आती थी। रंजना के साथ उसका भाई कमलेश खांडे भी पवार से मिलता रहता था। रंजना और कमलेश ने मिलकर ब्लैकमेलिंग का ताना बाना बुना था। 28 साल का कमलेश रंजना का भाई था। उसके बारे में मालूम हुआ कि वो एक आवारा किस्म का व्यक्ति था। 3 पुलिसकर्मियों को ब्लैकमेल करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तीनों से दोनों भाई बहन ने करीब 70 लाख रुपए की वसूली की थी। उनका तरीका एक औरत के लिए शर्मसार करने वाला था, लेकिन रंजना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा ही रंजना की दिलफेक अदाओं पर पवार तभी फिदा हो गए थे जब वो पहली बार महेश्वर थाने में मिली थी। दरअसल रंजना 2018 में थाने के काम से महेश्वर आई थी। वहां उसकी मुलाकात टीआई पवार से हुई थी। पवार ने उसकी मदद की थी, जिससे रंजना ने उसके साथ कॉफी पीने का ऑफर दिया था। पवार उसके ऑफर को ठुकरा नहीं पाए थे। उनके बीच दोस्ती की पहली शुरुआत कॉफी टेबल पर हुई, जो जल्द ही गहरी हो गई। फिर एक दिन अपने भाई के साथ पवार के कमरे पर आदम की। उसने बताया कि उसके भाई का बिजनेस में किसी के साथ झगड़ा हो गया है। मामला उन्हीं के थाने का है। वो चाहे तो मामले को निपटा सकते हैं। इस संबंध में पवार ने रंजना को मदद करने का वादा किया। इस खुशी में रंजना ने उन्हें एक छोटी सी पार्टी देने का ऑफर दिया और भाई से शराब की बोतलें मंगवा ली। कमलेश विदेशी शराब की बोतलें और खाने का सामान रखकर चला गया। पवार के सामने शराब और सबाब दोनों थे। वो उस रोज बेहद खुश थे। उनकी खुशी को बढ़ाने में रंजना ने भी खुले मन से साथ दिया था। देर रात तक शराब का दौर पैक दर पैक चलता रहा। इस दरमियान रंजना ने टीआई हाकिम सिंह पवार के लिए न केवल अपने दिल के दरवाजे खोल दिए, बल्कि पवार की हर हसरत को भी पूरा किया। इसके बाद उन दोनों के बीच में अनैतिक संबंध भी बन गए। कुछ दिनों बाद रंजना पवार से मिलने एक बार फिर अपने भाई के साथ आई। उसने पवार को धन्यवाद दिया और कहा कि उसी की बदौलत उसका मामला निपट पाया। इसी के साथ रंजना ने एक दूसरी घरेलू समस्या भी बता दी। वो समस्या नहीं बल्कि पैसों से मदद करने की थी। रंजना ने बताया कि उसके परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए की जरूरत है। पवार पहले तो इस बड़ी रकम को लेकर सोच में पड़ गए, किंतु जब उसने शराब की बोतल दिखाई तब वो पैसे देने के लिए राजी हो गए। टीआई पवार ने उसी रोज कुछ पैसे अपने घर से मंगवाए और कुछ दोस्तों से लेकर रंजना को दे दिए। बदले में रंजना को पहले की तरह ही रात रंगीन करने में जरा भी हिचक नहीं हुई। इस तरह पवार को रंजना से जहां यौन सुख मिलने लगा, वहीं रंजना के लिए पवार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुके थे। धीरे धीरे रंजना उनसे लगातार पैसे की मांग करने लगी। पवार भी उसकी पूर्ति करते रहे, लेकिन आए दिन की जाने वाली इन मांगों से पवार काफी तंग आ चुके थे। हद तो तब हो गई जब रंजना ने एक बार पूरे 25 लाख रुपए की मांग कर दी। उसने न केवल रुपए मांगे बल्कि भाई के लिए एक कार तक मांग ली। इस मांग के बाद पवार का पारा बढ़ गया। वो गुस्से में आ गए, फोन पर ही धमकी दे डाली, किंतु रंजना ने बड़ी शालीनता से उनकी धमकी का जवाब एक वीडियो क्लिपिंग के साथ दे दिया। रंजना ने कुछ मिनट की एक वीडियो क्लिपिंग उन्हें व्हाट्सएप कर दी। उसे देखते ही पवार का दिमाग सुन्न हो गया। तभी रंजना के भाई ने फोन कर धमकी दी कि उस तरह के कई वीडियो उसके पास है। अगर उन्होंने जरा सी भी होशियारी दिखाई और पैसे नहीं दिए तब वो सीधा बहन के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा देगा। उसके बाद की पूरी प्रक्रिया क्या हो सकती है उसे वो अच्छी तरह जानता है। बाद में रेशमा उर्फ जागृति भी रंजना से मिल गई। फिर उन्होंने मिलकर टीआई पवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसकी पुष्टि पवार के मोबाइल नंबर की साइबर फॉरेंसिक जांच से हुई। इस बारे में पवार के घर वालों ने भी पुलिस से शिकायत की थी। पूछताछ में पवार की पत्नी लीलावती, भाई राम गोपाल,
भतीजा भूपेंद्र पवार, मुकेश पवार और पिता भंवर सिंह पवार ने फोन पर धमकी मिलने की बात बताई। उन्होंने बताया कि हाकम सिंह से रंजना ही नहीं बल्कि उसकी बहन और भाई भी पैसे की मांग कर रहे थे। पैसे नहीं देने पर दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी भी देते थे। इसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ प्रताड़ित करने की एफआईआर दर्ज की थी। उन 4 लोगों में मुख्य आरोपी रंजना खांडे, रेशमा, कमलेश और गोविंद जायसवाल का नाम था। एफआईआर में उन्होंने झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाकर जेल भेजने की धमकी देने और पैसे मांगने की बात भी कही थी। जांच में पाया गया कि 31 मार्च से 24 जून 2022 के बीच मृतक के मोबाइल पर रेशमा ने फोन करके धमकियां दी थी। ये धमकियां पूरी तरह से ब्लैकमेल करने और मानसिक प्रताड़ना की थी। टीआई पवार ने अपने मोबाइल में इनकी रिकॉर्डिंग कर रखी थी। मोबाइल पर मिली कुल 7 धमकियां तिथिवार रिकॉर्ड थी। धमकी देने वाले आरोपियों में रेशमा ने पवार से मकान के लिए पैसे और रजिस्ट्री के लिए प्रताड़ित किया था। ऐसा नहीं करने पर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी थी। ऐसे ही रंजना और उसके भाई कमलेश 25 लाख रुपए और गाड़ी की मांग कर रहे थे। रंजना ने टीआई पवार से कहा था कि उन्होंने कपड़ा व्यापारी गोविंद जायसवाल को रखने के लिए जो 25 लाख रुपए दिए थे वो उससे मांग कर दे। दूसरी तरफ गोविंद जायसवाल पैसा वापस नहीं कर रहा था, वो टाल मटोल कर रहा था। पवार को रेशमा ने 24 जून को गोविंद से पैसा लाने का दबाव बनाया था। उसी समय रंजना और कमलेश भी पैसा और गाड़ी के लिए पवार को इंदौर में इंडियन कैफे हाउस के सामने बुलाया था। इस तरह से पवार 2 तरफा मानसिक तनाव में आ चुके थे। टीआई पवार को गोविंद से पैसे लेकर अश्लील वीडियो के वायरल होने से रोकने के लिए रंजना, रेशमा और कमलेश को पैसे दे रहे थे। पवार ने कमलेश और रंजना से कॉफी हाउस में बातचीत के दौरान गोविंद से मोबाइल पर कॉल करके अपने रुपए मांगे थे। उन्होंने बातचीत में खुद को बहुत परेशान बताया था और अनर्थ होने तक की बात कही थी। इसी क्रम में रेशमा कॉल करके पवार को मोबाइल पर धमकियां देती रही। उसने फोन पर यहाँ तक कह दिया था कि जो पैसा और चेक नहीं दे रहा है उसे मार दो। ये बात पवार के दिमाग में बैठ गई और फिर उन्होंने जो निर्णय लिया वो उन्हें खतरनाक राह पर ले गया। रेशमा, रंजना, कमलेश और गोविंद जायसवाल की एक साथ मिली प्रताड़नाओं से पवार टूट चुके थे। करीब 50 मिनट तक वो मानसिक उत्पीड़न से जूझते रहे। एक समय आया जब उन्होंने मानसिक संतुलन खो दिया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर हाथ में पकड़ ली। कॉफी हाउस से निकलने के बाद बरामदे में उन्होंने रंजना के हाथ से उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की क्योंकि उसी में अश्लील वीडियो थी। मोबाइल रंजना के हाथ से नीचे गिर गया जिसे रंजना ने तुरंत उठा लिया था। तभी उन्होंने रिवॉल्वर रंजना खांडे पर तान दी। जब तक रंजना कुछ कहती सुनती तब तक रिवॉल्वर से गोली निकल चुकी थी। गोली चलते ही रंजना वहीं जमीन पर गिर पड़ी थी। उसके बाद पवार ने खुद भी अपने साथ वही किया। इस मामले की जांच पूरी होने के बाद रेशमा, रंजना खांडे, कमलेश खांडे और कपड़ा व्यापारी गोविंद जायसवाल को धारा 384, 385, 306 के तहत थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश हिंगणकर ने एएसआई रंजना खांडे को निलंबित कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने उनके ठिकानों पर दबिश डाली लेकिन वो वहां से फरार मिले। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने महाकाल मंदिर क्षेत्र में बस स्टैंड के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में रंजना ने टीआई पवार से अपने अवैध संबंधों की बात कबूली। उसने बताया कि उन्हीं संबंधों की वीडियो से ब्लैकमेल करके वो टीआई से क्रेटा कार मांग रही थी। इसके बाद पुलिस ने टीआई की पत्नी का दावा करने वाली रेशमा को भी गिरफ्तार कर लिया। वारदात के करीब 2 हफ्ते बाद रंजना के भाई कमलेश की आग से झुलसकर मौत हो गई थी। दरअसल कमलेश दामोद स्थित अपने घर पर दाल बाटी बना रहा था। उस समय उपले गीले होने की वजह से वो जल नहीं पा रहे थे। उन्हें जलाने के लिए कमलेश ने जैसे ही उन पर पेट्रोल डाला तभी उसके कपड़ों में आग लग गई। घर वालों ने किसी तरह से उसकी आग बुझाई और उसे इलाज के लिए धार अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने की वजह से उसे एमवाई अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी रंजना खांडे और रेशमा उर्फ जागृति से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।